नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बजट सत्र से पहले सभी दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बैठक, हर मुद्दे पर चर्चा का दिया भरोसा। विपक्ष ने कहा सत्र के सुचारू संचालन में करेंगे सहयोग। बोर्ड परिसर में पिटाई के विरोध में पत्रकारों ने किया मार्च, छात्रों के साथ शिक्षकों ने भी शुरू की हड़ताल। कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अरुणाचल मामले में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से झटका, यथास्थिति बनाए रखने की याचिका खारिज। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने की राष्ट्रपति से मुलाकात। महाराष्ट्र में गहराया सूखा संकट, पिछले 45 दिनों में 124 किसानों ने दी जान। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी राहत कार्यों की जानकारी। डूबे कर्ज पर सुप्रीम कोर्ट का आरबीआई को नोटिस, 6 हफ्ते में मांगे बड़े डिफॉल्टर्स के नाम, पूछा इनके खिलाफ क्या होगी कार्रवाई। आइए देखते हैं पहली खबर। सरकार ने विपक्ष को भरोसा दिया है कि वो बजट सत्र में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग मांगा। विपक्ष ने भी सहयोग का भरोसा तो दिया, लेकिन जेएनयू विवाद जैसे कई अहम मुद्दे भी उठाए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक स्वर से, कुछ पार्टीज है तो जोर दे के कहा सदन चलना चाहिए, किसी परिस्थिति में सदन का गतिरोध नहीं होना चाहिए। हम तो हमेशा इस मत के हैं कि बिल पास होने चाहिए, कानून पास होने चाहिए और हर बिल मेरिट पे उसकी चर्चा होगी। जेएनयू विवाद पर सरकार और विपक्ष में तीखी तकरार के बीच यही एक बात थी जिस पर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष 2 घंटे की बैठक में सहमत दिखे। बैठक में जेएनयू विवाद पर सरकार और विपक्ष ने अपनी बात भी पुरजोर तरीके से रखी। The government stand is an inquiry is on, let the inquiry be completed. One. Secondly, these slogans or these posters are totally highly objectionable. That has been made very clear. कन्हैया कुमार, उन्होंने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ या देश की एकता अखंडता के खिलाफ कोई भी ऐसी बात नहीं बताई है, तो उनको सेडिशन केस में बंद कर दिया गया है। ये अनुचित। लेकिन हमने ये भी बता दिया कि ऐसे लोग जो देश के खिलाफ है उनको हमारा कोई समर्थन नहीं, उनकी कार्रवाई करनी चाहिए। संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। तो संसद का सत्र शुरू हो रहा है और उसको लेकर जो आज बैठक बुलाई गई, जिस तरीके की उम्मीद सरकार विपक्ष कर रही है, वाकई क्या सही साबित होगा और क्या पिछली बार से अलग होगा इस बार का सत्र, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं। रामकृपाल जी, स्वागत है आपका। हर बार की तरह इस बार भी ऑल पार्टी मीट और वहाँ पर भी सरकार हो या विपक्ष, सब कहते हैं कि सदन चलना चाहिए और सहयोग करेंगे, लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार क्या अलग दिख रहा है जिससे उम्मीद कर सकते हैं कि हम सदन चलेगा इस बार? देखिए, थोड़ा सा अलग इस मामले में है कि ये बजट सत्र है। ये सेशन बेसिकली पार्लियामेंट का सेशन होता है, क्योंकि इसमें मेन एक्सरसाइज बजटरी एक्सरसाइज है और उसमें कोई राज्यसभा की तरफ वो जाना नहीं है उसको। तो मूलतः ये है कि और चूंकि एनडीए कंफर्टेबल है लोकसभा में, तो बजटरी एक्सरसाइज जो है मूलतः वो तो देखिए हो जाएगा। लेकिन मुख्य सवाल ये है कि जो बाकी पेंडिंग बिल हैं, ये होता था कि उसके साथ साथ बजट तो पास ही होगा। बजट में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। वो थोड़े बहुत शुरू में कुछ बातें होंगी शुरू के दिनों में, लेकिन जब बजट, रियल बजट और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और उसके बाद आम बजट होता है तो वो तो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो सत्र चलेगा, इसमें देखिए महत्वपूर्ण है जीएसटी से ज़्यादा भी, मैं तो जीएसटी को उतना नहीं बल्कि ये कहता हूँ कि बैंक्रप्सी लॉ जो वो बिल पड़ा हुआ है, रियल एस्टेट बिल पड़ा हुआ है, देखिए कितना बड़ा, लेबर रिफॉर्म, बहुत सारे इतने इंपॉर्टेंट बिल हैं
और देश आज जिस हालात में खड़ा है, पूरी दुनिया में जो ग्लोबल मंदी चल रही है, उससे हम भी अछूते नहीं हैं। तेल $30 पर आ गया है, फिर भी आप देखिए कि हालत ये है कि फिस्कल डेफिसिट हो पाएगी कंप्लीट या नहीं है, इसमें विवाद चल रहा है, ग्रोथ और इसका हो रहा है। हम बहुत गहरे संकट में हैं, ईमानदारी की बात है। ऐसे में कम से कम अब तक जो हुआ सो हुआ। इस बार पार्टियों को मुझे लगता है कि आज जो अपील हुई है और सबका, उसमें कहीं ना मैं कहता हूँ एनडीए को भी लचीला रुख अख्तियार करना चाहिए और अपोजिशन को भी। कम से कम जो जनहित के बिल हैं, जो देश हित के बिल हैं, उसको आप पास करा लीजिए और उसके बाद जो भी अपने विवाद हैं, लंबा संघर्ष है, लंबा बजट सत्र चलेगा। बिल पास होने के लिए मुझे नहीं लगता है कोई इतना बड़ा वो होता है, क्योंकि आमतौर पर वे बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो यूपीए के समय के हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि वो अचानक आए हैं, उन पर डिस्कशन नहीं हुआ है। इतना डिस्कशन हो चुका है, सबको पता है क्या है उसमें। तो मुझे लगता है अगर आम सहमति बनाना के मूड में लोग होंगे तो बिल बहुत जल्दी पास हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से सत्र शुरू होने से पहले जो बड़े मुद्दे आगे में, क्योंकि जेएनयू का जो मसला देखिए, है, मैं उसी बात पर आ रहा था। अभी मैंने गुलाम नबी आज़ाद साहब को भी सुना और वेंकैया साहब को भी सुना। वेंकैया साहब की बात में हल्का सा यह था कि कुछ विपक्षी दलों ने, कुछ विपक्ष की पार्टियों ने ऐसा कहा कि किसी कीमत पे चलना चाहिए। वो कहना ये चाहते हैं कि एक पार्टी को छोड़ करके बाकी पार्टियां ज़्यादातर जीएसटी के फेवर में हैं, समझाएं। मैं मानता हूँ होंगी। और दूसरी बात मेरी ये है कि देखिए, जो मैटर सब जुडिस हो, संसद सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं कर सकती। संसद और अदालत दोनों के कुछ अधिकार अलग हैं। ठीक है, मुद्दे उठें, इसमें कोई बात, एक लोकतांत्रिक देश में हर चीज को मुद्दा उठना चाहिए, लेकिन उस पर अंतिम फैसला क्या आएगा वो तो अदालत का है। चाहे देखिए वो अरुणाचल का मामला हो, मैटर इज सब जुडिस, जेएनयू का मामला हो, मैटर इज सब जुडिस, क्या चल रही है। तो आप बात अपनी कह लीजिए, लेकिन उसको लेकर के बिल्कुल सदन की कार्रवाई ना हो और ये पक्ष, कोई भी पार्टी ये कहे कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, इसका मतलब फिर तो अदालत में जाने की क्या जरूरत है। अगर आप सही हैं तो आपका फैसला है, वो फैसला नहीं हो सकता। आप अपना तर्क रख सकते हैं, फैसला तो अदालत करेगी। लेकिन जिस तरह की एक रवायत रही इस तरह के मुद्दों को लेकर, जो आपने कहा कि अदालती, मैं यही कह रहा हूँ कि इसीलिए वो गलत चीजें होती हैं कि देखिए, सब मानते हैं संसद का एक अधिकार क्षेत्र है, आप वहाँ पे तर्क कर सकते हैं, लेकिन आपका तर्क फैसला नहीं होता है। फैसला तो अदालत ही करेगी, चाहे वो हैदराबाद का मामला हो, चाहे, देखिए मुख्य रूप से इधर क्या 3 विवाद के विषय रहे हैं। हैदराबाद से शुरू हुआ, हैदराबाद का है, जेएनयू का है, अरुणाचल का मुद्दा है। तीनों कहीं ना कहीं से अदालत और जांच एजेंसियों के सामने, तो आप उस पर उठाइए, एक दिन बात कर लीजिए, सारे तर्क सुन लीजिए, उसके बाद सब सहमति हो कि भाई अदालत में है। लेकिन जैसे अभी गुलाम जी ने कहा कि एक पक्ष को बताने लगे कि उसने कोई गलती नहीं की, अब वो ऑलरेडी कोर्ट ने उसकी हिरासत बढ़ाई हुई है। तो कहना ये, कहीं ना कहीं से जब हम ये बात करते हैं तो हमें नहीं कहते कि अदालत क्यों मानना होती, लेकिन सवाल है कि अदालत की कार्रवाई पर हमें क्वेश्चन मार्क करते हैं। भाई कि अंतिम फैसले तक एक मेरा शांति या खामोशी ज्यादा बेहतर है। मेरा कहना है कि जहां तक सत्ता की कार्रवाई है उसको आप अनुचित कह लीजिए, लेकिन सत्ता की कार्रवाई के बाद जब अदालत कोई कार्रवाई करती है तो कम से कम उस पर तो सवालिया निशान नहीं उठना चाहिए ना। इसीलिए कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन तक ठीक है, लेकिन व्हेन द मैटर हैज बिकम सब जुडिस, तो कृपया उसके, मेरा कहना है कि देखिए, नेताओं से ये अपेक्षा है कि कम से कम वे अदालत का सम्मान करें। और मेरा लगता है कि अदालतें अभी किसी पार्टी को देख करके फैसला नहीं देती हैं, करना चाहिए। और उससे जो बड़े बड़े मुद्दे राष्ट्रहित के हैं उन पर चर्चा कीजिए, उन पर जितने भी आपके मतभेद हों खूब चर्चा कीजिए। जीएसटी पर 4 दिन आप चर्चा कीजिए, 10 दिन चर्चा कीजिए। प्रॉब्लम यह है कि पिछले, आपने देखा होगा, पिछले 3 सदनों में, एक सदन लैंड बिल के नाम पर हंगामे में चला गया, दूसरा चला गया हेरल्ड के नाम पर, और तीसरा कहीं, मतलब इस तरह से एक एक करके। तो आप चर्चा कीजिए, उस पर चर्चा करने के बाद आप जो बिल, जिस पर आप खुद आपके ज़माने के, यूपीए के ज़माने के हैं कुछ बिल, तो उनको वाजपेयी जी ने जिसकी शुरुआत ये भी कहते हैं कि फ्लोर मैनेजमेंट या फिर विपक्षियों को साधने, या फिर मैं कहूँ कि जो थोड़ा सा एक लचीलापन है, उसकी कमी सरकार में दिख रही है। आपको लगता है ऐसा? मैं मानता हूँ इस बात को। मैंने पहले ही आपसे कहा कि देखिए, एक चीज़ होती है कि झुका करके
या तन करके तो दोस्ती नहीं होती। एक झुक जाए एक तना रहे, ऐसा नहीं होता है। और जो सत्ता में होता है उसे विनम्र होने की ज़्यादा उसकी जिम्मेदारी होती है। जो अपोजिशन में है वो थोड़े से वो तन के भी चले, क्योंकि वो एक माना जाता है उसका राइट है और वो करेगा। लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं, आपका दायित्व बनता है कि थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज और एक डिस्कशन की भाषा में लगे कि आप एक हल चाहते हैं। संवाद अक्खड़पन से चीज़ें बिगड़ती हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि मान लीजिए सामने वाला अगर विनम्र हो भी, लेकिन आपने तय कर लिया है कि मुझे नहीं झुकना और मुझे यही रहना है, अपनी बात पे लगे तो फिर वो उसका भी कोई मतलब नहीं होता। यानी कि विनम्र हो जाइए। दोनों ही पक्षों को संवाद कायम रखना होगा। मेरा और कहना है कि थोड़ा सा देखिए, अहंकार और जिद दोनों बुरे हैं। दोनों बुरे एक पक्ष का अहंकार और दूसरे पक्ष की जिद, ये दोनों खराब हैं। दोनों को अपने इससे अलग होना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि शायद सत्ता पक्ष और पक्ष इस बात को समझते हुए इस सत्र में बेहतर तरीके से कामकाज हो पाएगा और अहम बिलों पर चर्चा होगी और देश हित में उन्हें पास भी किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। छठा राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव, विज्ञान के जटिल सवाल, फिल्मों के जरिए पूरी पड़ताल, विज्ञान पर चर्चा, विज्ञान की बातें। देखिए विशेष सबके लिए विज्ञान, आज शाम 7:30 बजे। जेएनयू विवाद में पत्रकारों की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पत्रकारों ने जहां आज विरोध मार्च निकाला, वहीं सुप्रीम कोर्ट कल इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू मामले की एनआईए जांच की याचिका आज खारिज कर दी। पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में मीडिया कर्मियों से बदसलूकी का विरोध शुक्रवार को सड़कों पर भी हुआ। पत्रकारों ने प्रेस क्लब से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला और दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी को बर्खास्त करने की मांग की। पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। पत्रकार जो नारा नहीं लगा रहा है, जो अपना काम कर रहा है, जो बीट रिपोर्टर है, अगर बीट रिपोर्टर को आप इस तरह से मारेंगे, पीटेंगे, उनके कपड़े फाड़ेंगे, उनके फ़ोन स्नैच करके फेंकेंगे, उनको कमरे में बंद करेंगे और पुलिस मौजूद थी वहाँ पर, खामोश देख रही थी, तो हमें ये पूछना होगा कि प्रशासन कहाँ है? ये क्या हो रहा है? हम कब तक सहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी पत्रकारों के समर्थन में मार्च निकाला और पत्रकारों पर हमले के दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। देश के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर इस मसले पर गुरुवार को पत्रकारों से मुलाकात करेंगे। अभी गृह मंत्री जी से मिलकर आए हैं हम। उन्होंने कहा है कि एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना है, एक त्वरित कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन दिया है। सोमवार को जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने पत्रकारों और छात्रों पर हमला किया था। इसमें 10 से ज्यादा पत्रकारों को चोट आई थी। पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिला। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अपना मेमोरेंडम दिया है और आप लोग वो जो आए उसका जितना सिग्नेचर है वो भी हमने उनको दिया है। और रजिस्ट्रार ने ये कहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जो हैं वो बिजी हैं, लेकिन 1 या 2 दिन में हमारे डेलीगेशन को वो मौका देंगे जहां हम अपनी बात उनके पास रख पाएंगे। पत्रकारों पर हमले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई है। इस पर बुधवार को सुनवाई होगी। इस याचिका में अदालतों में सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू विवाद की एनआईए जांच की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, इसलिए किसी और जांच की जरूरत नहीं है। अनु दीवान के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एसआर गिलानी को अदालत ने 2 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिलानी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि 10 फरवरी को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गिलानी ने देश विरोधी नारे लगाने के लिए लोगों को उकसाया था।
अरुणाचल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की राज्य में यथास्थिति बनाए रखने की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें कांग्रेस ने नई सरकार के गठन पर रोक लगाने की मांग की थी। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता नबम तुकी ने कोर्ट को बताया था कि राज्य में नई सरकार को शपथ दिलाने की तैयारी है। कांग्रेस ने इसी आशंका के चलते नई याचिका दाखिल की थी। कोर्ट से राहत न मिलने की वजह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर उनसे इस मामले में दखल देने की अपील की है। मारो भाई, लात क्यों मार रहे हो? देश के 8 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश विधानसभा की 3 सीटें मुजफ्फरनगर, देवबंद और फैजाबाद शामिल हैं। यहाँ पर 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने को गंवा दिया, ये सीटें हार गई। वो देवबंद की सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, वहीं मुजफ्फरनगर की सीट बीजेपी ने जीती है। फैजाबाद की बीकापुर सीट पर सपा के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए अहम माने जा रहे थे। ये तीनों सीटें पहले समाजवादी पार्टी के पास थीं। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना पालघर विधानसभा सीट को बचाने में कामयाब रही है। तेलंगाना में जीत का सिलसिला कायम रखते हुए सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति ने कांग्रेस से मेरठ जिले की नारायणखेड़ विधानसभा सीट छीन ली। पंजाब के खरूर साहिब से अकाली दल उम्मीदवार की जीत हुई है और मध्य प्रदेश के महर से बीजेपी उम्मीदवार नारायण त्रिपाठी ने जीत हासिल की। त्रिपुरा के गोमती जिले में सत्तारूढ़ माकपा ने बीरगंज उपचुनाव जीत लिया है। बिहार के हरलाखी में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की है। महाराष्ट्र में इस साल 124 किसान अपनी अब तक जान दे चुके हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सूखे पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने ये आंकड़े दिए। किसानों की खुदकुशी के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। एक हफ्ते पहले सरकार ने आत्महत्या का आंकड़ा 80 बताया था, जो अब 124 जा पहुंचा। अदालत ने सरकार से पूछा है कि किसानों की बिगड़ती हालत और उनकी खुदकुशी की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने अदालत में ये भी बताया कि केंद्र की तरफ से 3,500 करोड़ और राज्य सरकार की तरफ से 2,500 करोड़ रुपए देने का ऐलान हुआ, जिसमें से करीब 15 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। पिछले साल राज्य में सूखे और गरीबी से 1,000 किसान मौत को गले लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी बैंकों के डूबे हुए कर्ज पर चिंता जताते हुए रिजर्व बैंक से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने आरबीआई से 6 सप्ताह में उन कंपनियों की सूची मांगी है जिन पर 500 करोड़ से अधिक का कर्ज बकाया है। एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिका पर यह आदेश आया। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि पिछले साल 40,000 करोड़ का कर्ज माफ़ किया गया है। शीर्ष अदालत ने इस पर हैरानी जताई कि कर्ज की वसूली के लिए कोई कोशिश तक नहीं की गई। एनजीओ ने एक हालिया रिपोर्ट का हवाला भी दिया जिसमें 1,14,000 करोड़ का कर्ज माफ़ करने की बात कही गई थी। जो कंपनियां 500 करोड़ से ज़्यादा लोन लेकर जिन्होंने वापस नहीं किए हैं, चाहे उनके लोन्स रिस्ट्रक्चर कर दिए गए हों, उनका पूरा ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें, क्योंकि ये मांग बार बार सरकार से करी गई है और सरकार इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में नहीं डाल रही। 2 दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार में आज भारी गिरावट दिखी। सेंसेक्स 362 अंक गिरकर 23,192 पर बंद हुआ। निफ्टी 115 गिरकर 7,048 पर। बैंकिंग शेयरों में आज गिरावट रही। स्टेट बैंक के शेयर 6% तक गिरे। जानकारों के मुताबिक निर्यात में लगातार 14 महीने गिरावट और बैंकों के डूबे हुए कर्ज में बढ़ोतरी से बाजार पर नकारात्मक असर पड़ा। उधर डॉलर के मुकाबले रुपया भी 2 दिन की तेजी के साथ 31 पैसे कमज़ोर रहा। आज $1 68.38 में था और पिछले 29 महीने में ये निचला स्तर है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 20 अनधिकृत कॉलोनियों को हाउस टैक्स भरने का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में 11 साल का हाउस टैक्स भरने के लिए कहा गया है। लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है, तो वहीं कानून के जानकार नगर निगम के नोटिस को गैर कानूनी बता रहे हैं। दिल्ली का न्यू अशोक नगर इन दिनों नगर निगम के इस नोटिस की वजह से सुर्खियों में है।
नोटिस की मियाद 10 दिनों की है, यानी 10 दिनों के अंदर लोगों को हर हाल में हाउस टैक्स देना होगा। नगर निगम के नोटिस के बाद इलाके के लोग परेशान हैं। एक तरफ तो इलाके के लोग टैक्स ना भरने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग नोटिस पर ही सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब उनकी कॉलोनी अधिकृत नहीं है तो फिर वो टैक्स क्यों दें? टैक्स इसलिए नहीं दे रहे मैडम जी कि ये जो हमारा सुविधा है यहाँ पर, हमें सुविधा पूरी तरह से नहीं मिली थी उस समय, जिस समय से ये मांग रहे हैं, लेकिन हम देने के लिए तैयार हैं जब से हमें ये सुविधा दे रहे हैं। जब सुविधा होंगी तो सब देंगे, और जब कुछ सुविधा ना तो कोई ना दे रहा तो हम भी ना दे रहे। सरकार से अपनी ज़मीन का मालिकाना हक हर कोई लेना चाहता है। अनऑथराइज कॉलोनी में रह रहे लोगों की भी यही मांग है, लेकिन बिना मालिकाना हक के अगर हाउस टैक्स भरने का नोटिस थमा दिया जाए तो वो कितना जायज़ कहलाएगा। उधर नगर निगम इस नोटिस को लेकर अपनी दलील दे रहा है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर का कहना है कि वो दिल्ली सरकार के आदेश का पालन कर रहा है। नगर निगम अनाधिकृत कॉलोनियों में सुविधा मुहैया कराता है, लिहाजा दिल्ली सरकार ने नगर निगमों के अंतर्गत आने वाली ऐसी कॉलोनियों से हाउस टैक्स लेने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने हमें एक ऑफिस ऑर्डर भेजा है कि आपको अनऑथोराइज कॉलोनी से भी हाउस टैक्स लेना है। वहीं कानून के जानकारों का कहना है कि दिल्ली सरकार के आदेश पर नगर निगम की ये कार्रवाई गैर कानूनी है। जो कॉलोनीज अनऑथराइज्ड हैं उनको लीगलाइज है ही नहीं, तो उनसे आप प्रॉपर्टी टैक्स ले भी कैसे सकते हो जब तक कि आप उनको ऑथराइज नहीं करते हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप उनसे रेट्रोस्पेक्टिवली लेते हो, जैसे आप 2016 है, लॉ के मुताबिक आप कोई भी रिकवरी 3 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में करीब 250 अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, जिनमें से अब तक करीब 20 कॉलोनियों को हाउस टैक्स देने का नोटिस दिया गया है। 2011 में दिल्ली नगर निगम ने अनाधिकृत कॉलोनियों से टैक्स लेने का प्रस्ताव लाया था, लेकिन शीला सरकार ने खारिज कर दिया था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे की 200वीं जयंती दिल्ली में मनाई गई। संस्कृति मंत्रालय और नेहरू म्यूजियम की पहल पर पहली तरह इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समारोह में तात्या टोपे के बलिदान पर चर्चा हुई और कई जानी मानी हस्तियां इसमें मौजूद थीं। तात्या टोपे एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पर आयोजित समारोह में देश भर के इतिहासकारों और शोधार्थियों ने हिस्सा लिया। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में आयोजित कार्यक्रम में तात्या टोपे को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर जानकारों ने कहा कि ऐसे समारोहों से आज़ादी के नायकों के योगदान के बारे में जानने का मौका मिलता है। यह एक रेगुलर फीचर होना चाहिए कि हम उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करें। याद करने का मतलब सिर्फ माला फूल नहीं है, बल्कि उनके कंट्रीब्यूशन पे रिसर्च करें, उनके कंट्रीब्यूशन को सामने लाएं। इस मौके पर तात्या टोपे के जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। देश के लिए जिन्होंने भी बलिदान दिया है उन सबको याद किया जाना चाहिए उनकी जयंती पर, और जिनका नहीं पता है कि कब उनका जन्म हुआ है उनके लिए भी किया जाना चाहिए। तात्या टोपे की पहचान 1857 के विद्रोह संग्राम से है और अब तक ये माना जाता था कि इस विद्रोह का प्रभाव सिर्फ लखनऊ, कानपुर से लेकर दिल्ली तक सीमित था, लेकिन इतिहासकारों ने बताया कि इसका असर बुंदेलखंड से लेकर पूरे उत्तर भारत तक था। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने तात्या टोपे से जुड़े 200 से ज्यादा दस्तावेज भी जारी किए हैं। भारत सरकार ने पहली बार महान क्रांतिकारी तात्या टोपे की 200वीं जयंती मनाई। इस समारोह में हिंदुस्तान के बड़े इतिहासकार और विद्वानों ने हिस्सा लिया, लेकिन इन इतिहासकारों ने ये सवाल ज़रूर खड़ा किया कि क्या सरकार भविष्य में इन महानायकों की याद में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी। कैमरामैन संतोष के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।